नमस्कार, न्यूज 81 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। दोपहर के 1 बज चुके हैं और 1 बजे वक्त तो चलता है इस वक्त की बड़ी खबरों पर बातचीत करना। इस वक्त बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे न्यूज 81 की। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन जारी है और विधानसभा में आप विधायकों की नो एंट्री कर दी है, यानी आप विधायकों पर बैन लगा दिया गया है। आप विधायकों को अंदर जाने से रोका गया है। ये बड़ी खबर क्योंकि निलंबित कर दिया गया था और सिर्फ अमानतुल्लाह खान ही अंदर नजर आए और बाकी विधायकों को मंगलवार को सस्पेंड कर दिया था। विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की तरफ से यह कार्रवाई की गई थी और यह पहले ही दिन जब शुरुआती दौर में ही एलजी का अभिभाषण शुरू हुआ और एलजी के अभिभाषण के तुरंत बाद जब इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा जोरदार शुरू किया और उसके बाद ही उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सदन से एक एक कर सभी विधायकों को बाहर निकाला। 21 विधायकों को नो एंट्री और एक ही विधायक वहां पर एंटर है जो अमानतुल्लाह है, जो अभी तक सुर्खियों में नजर आ रहे थे। उनका नाम सुर्खियों में था, फिलहाल उन्हीं को एंट्री जो है वो दिखाई दे रही है। आप विधायकों को अंदर जाने से रोका गया। आज तीखी बहस भी आतिशी की हुई है पुलिस के साथ और उन्होंने कहा है कि भाई हमें अंदर जाने दिया जाए। इस पर संजय सिंह आपके राज्यसभा सांसद ने भी अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। उन्होंने भी कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है जहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों को अंदर सदन में जाने से रोका जा रहा है। ये बड़ी बात है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष का रवैया ऐसा रहेगा, जो विपक्ष जो संविधान की बात कर रहा है वही विपक्ष अगर संविधान के विपरीत चलने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है उनके साथ यही सुलूक होगा। और क्योंकि उस वक्त अभिभाषण चल रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर का और एलजी का जब अभिभाषण चलता है या फिर संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण चलता है तो उस समय विपक्षी दल या कोई भी दल का नेता वहां पर हंगामा नहीं कर सकता। लेकिन यह हंगामा आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा किया गया और वो हंगामा इतना बढ़ गया कि उसके बाद एक एक कर सभी विधायकों को बाहर निकालना पड़ा और 21 विधायकों को सस्पेंड किया है। ये आज तक और कल तक ये सस्पेंशन है, 3 दिन का ये सस्पेंशन था और अब देखना होगा कि अब क्या आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल विधानसभा के बाहर ही प्रदर्शन चल रहा है। आतिशी की अगुवाई में ये जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त आतिशी के साथ वहां पर डटे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। आतिशी विपक्षी दल की नेता भी हैं और उन्हीं की अगुवाई में ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल उन्हें रोका गया है। आप देख सकते हैं उनके प्रदर्शन में भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें भी उनके हाथ में है। के लिए बाहर निकाला गया, लेकिन आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में, पूरे देश के संसद के इतिहास में किसी भी विधानसभा परिसर से, किसी भी या संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो हम इंतजार कर रहे हैं, यहीं पे गाड़ी खड़ी है, हम इंतजार कर रहे हैं। आपके बाकी एमएलए भी बाहर ही हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है, तो क्या आप सभी 21 लोग यहाँ पे आज पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। विधानसभा के सदन में एंट्री नहीं अलाउ होती है अगर आप सस्पेंड होते हैं, लेकिन विधानसभा के मेन गेट से 50 मीटर दूर पुलिस के बैरिकेड लगा के रोकना, ये तो दिल्ली विधानसभा छोड़िए, पूरे देश के विधानसभाओं के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। मैम, एलओपी का कार्यालय भी होता है परिसर के अंदर, ऐसे में कामकाज कैसे चलेगा? एलओपी का कार्यालय होता है, विधायकों को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, क्वेश्चंस लगाने होते हैं, रूल 280 के अपने इलाके के से जुड़े हुए मुद्दों के क्वेश्चन लगाने होते हैं, मुद्दे उठाने होते हैं, राइटिंग में देने होते हैं। तो ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि एक चुने हुए विधायक को रोका। मैम, स्पीकर से बात कर रहे हैं, आप बात करेंगे स्पीकर से इस मामले में? सवाल अभी पहले तो हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, कोई ऑर्डर तो दिखाएं। ये क्या ऑर्डर अभी आपको दिखाया? उसमें लिखा गया कि परिसर में भी एंट्री नहीं। इसमें ये लिखा हुआ है कि above mentioned members are suspended from the house for 3 sittings। 3 सिटिंग के लिए सदन में अंदर, देखिए विधानसभा का एक बहुत बड़ा परिसर होता है, इसमें मंत्रियों के ऑफिस होते हैं, मुख्यमंत्री का ऑफिस होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ऑफिस होता है। इस पर हम
चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले आपको एक बार लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। और विभिन्न विभागों के सभी अधिकारियों को भी हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को प्रयागराज महाकुंभ के इसका शुभारंभ करने के लिए यहां की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आए थे। उससे पहले भी और उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारा मार्गदर्शन दिया था। भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और सभी मंत्रालय इस आयोजन को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। रेलवे है, सिविल एविएशन है, पैरामिलिट्री है, यानी हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया और इसमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हुए प्रयागराज की कायाकल्प को करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी जो योगदान किया, आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है कि सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होगी। जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है। और यहां तो 20-20 गुना लोग आ रहे थे सिटी में, लेकिन प्रयागराज वासियों ने पूरे धैर्य के साथ, हंसी खुशी के साथ कहा कि नहीं साहब, ये तो हमारा अपना आयोजन है। और प्रयागराज से ही प्रेरित होकर के पूरे प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन, जिस मार्ग से तीर्थ यात्री और श्रद्धालु गए, पूज्य संत गए, उनके अभिनंदन के लिए, उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश वासी वहां पर उमड़ते हुए दिखाई देते थे। उनके स्वागत के लिए, उस धरती का धूल चूमने के लिए वह वहां पर उतावले से प्रतीक्षा करता था, उनका स्वागत करता था, आतिथ्य सत्कार करता था। यह उत्कृष्ट उदाहरण जो प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश वासियों ने, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर आध्यात्मिक टूरिज्म के कई सर्किट दे दिए। एक प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी का धाम होते हुए काशी का, जैसे प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 जनवरी तक पूरा समागम था, करोड़ों की संख्या में। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मिनिमम 1.5 करोड़ श्रद्धालु न रहे हो, और ये संख्या 10 करोड़ तक पहुंची। ऐसे ही मां विंध्यवासिनी धाम में इस दौरान प्रतिदिन 5 से लेकर के 7 लाख श्रद्धालु, और काशी बाबा विश्वनाथ के धाम में 10 से लेकर के 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन जाता था। एक सर्किट यह बना।
एक सर्किट बना अयोध्या धाम और गोरखपुर का। अयोध्या धाम में प्रतिदिन इस दौरान 7 लाख से लेकर के 12 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम गया। और गोरखपुर में 1 जनवरी से लेकर के कल तक प्रतिदिन 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख श्रद्धालु इस दौरान वहां जाता था। तीसरा सर्किट बना प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नेमिषारण्य का। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा वहां रहा। चौथा सर्किट बना प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का। और 5वां सर्किट बना प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पकड़ करके श्रद्धालु जन मथुरा, वृंदावन और सुख तीर्थ की यात्रा के लिए भी गए हैं, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में। और मैंने जो कहा ना, आस्था का यह इतना विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके। विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको आस्था का महासगम समागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर, क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या बस स्टेशन पर, क्या अगल बगल के जनपदों में इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की लिए तत्पर दिखाई दे रहा था। लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। और जो भी प्रयागराज आया उसने 2 बातों की चर्चा जरूर की, जिसका उल्लेख आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में अपने उद्बोधन में कहा। उन्होंने कहा था जो भी प्रयागराज आया उसने स्वच्छता की और स्वच्छता कर्मियों की सराहना की, और जो भी प्रयागराज आया वह प्रयागराज में पुलिस के व्यवहार की तारीफ की है, उसकी सराहना की है।
ऐसे लगता था जैसे सबका अपना आयोजन हो, जैसे घर का किसी आयोजन में होता है ना, पूरा परिवार मिलकर तो इस आयोजन को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के इन सभी विभागों में, क्या स्वच्छता कर्मी हो, क्या स्वास्थ्य कर्मी हो, क्या सिंचाई विभाग के कर्मी हो, क्या जलापूर्ति के कर्मी हो, क्या सुरक्षा कर्मी हो, क्या परिवहन विभाग के कर्मी हो, इन सभी ने इसे अपना घर का आयोजन बना करके इसको भव्यता देने का काम किया, सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का। तब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बन पाया है और इसीलिए प्रयागराज वासियों ने भी इसको अपना आयोजन माना, जगह जगह लंगर लगाए, अभिवादन किया, अपनी स्वयं की परेशानी को भूल करके इस आयोजन का हिस्सा बने, जनप्रतिनिधिगण इस आयोजन का हिस्सा बने और आज तक आर्थिकी का एक नया संदेश महाकुंभ प्रयागराज में दे दिया कि नहीं, आस्था है जिसके बारे में भगवान वेदव्यास ने 5000 साल पहले कहा था। उन्होंने कहा था उस समय भगवान वेदव्यास 5000 साल पहले एक ऐसे महर्षि हुए थे, त्रिकालदर्शी ऋषि हुए थे, जिन्होंने भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी को दिया था, एक संहिताबद्ध करने का काम किया था। भारत के अंदर वेदों को संहिताबद्ध करने का कार्य रहा हो, पुराणों और पुराणों को लिखने की शैली वर्तमान पीढ़ी को देने के लिए इसकी शुरुआत भगवान वेदव्यास ने की। उन्होंने एक बात कही थी, 5000 साल पहले उन्होंने कही थी कि मैं बाहें उठा करके चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म से ही अर्थ और कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। और प्रयागराज महाकुंभ ने भगवान वेदव्यास की इस वाणी को सत्य साबित किया। लाखों रोजगार मिले, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। दौर नहीं आया, किसने नहीं किया, शिवालिक पार्क नगर निगम ने बनाया, जितना इन्वेस्ट किया था उससे कई गुना उसने मुनाफा कमा लिया। ऐसे ही अन्य तमाम स्थानों पर ये चीजें हमें देखने को मिली। और मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि जब खन्ना जी 80 साल की उम्र में अपने को कहने लगे कि अब मैं तो 60 साल का हो गया, यानी अपनी उम्र को उन्होंने 20 वर्ष कम करके दिखाया है कि अगले कुंभ में भी वह आपके साथ यहाँ पे कुंभ में हिस्सेदारी। प्रयागराज से सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप देख रहे थे। आज औपचारिक आधिकारिक आज समापन जो है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है और आज योगी आदित्यनाथ ने संबोधन भी किया। तमाम जो सफाई कर्मचारी या जो भी इस पूरे महाकुंभ का हिस्सा बने उनको संबोधन किया और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम भी किया और सभी को धन्यवाद भी आज किया गया है। अब जरा आते हैं विधानसभा को लेकर जिस तरह की सरगर्मियां इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रही है, उसको लेकर जो पूरा विपक्ष है, विपक्ष के जो सभी विधायक हैं वो इस वक्त विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी अगुवाई खुद विपक्षी दल की नेता आतिशी कर रहे हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बने हुए हैं। नवरत्न गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी से आपकी टी स्क्रीन पर, और आशुतोष मिश्र जी हैं आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया और इस वक्त आप हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष जी, लगातार विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, सुन पा रहे हैं सर आप? आशुतोष जी चले फिर से लौटता हूं आपके पास, आप तक आवाज नहीं जा रही है सर। नवरत्न जी आपके पास आऊंगा। नवरत्न जी ओके ठीक है। आशुतोष जी आप ही से सवाल रहेगा। आशुतोष जी बताइएगा क्या वजह पड़ी कि इतना जोरदार प्रदर्शन विधानसभा के बाहर किया जा रहा है? दूसरी तरफ बीजेपी आपको कह रही है कि भाई जो संविधान की बात कर रहे हैं वो खुद संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी जब एलजी का अभिभाषण चल रहा था उस समय विधायकों को क्या जरूरत थी हंगामा करने की विधानसभा में? देखिए,
ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जी। कि एक चुने हुए विधायकों को सदन के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ओके। ये तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। सभी विधायकों को बाहर, कम से कम वो ठीक है वो सदन में नहीं जा सकते, बस सदन परिसर में तो जा सकते हैं। आपने ये कैसे आदेश पारित कर दिया कि आप एक चुने हुए प्रतिनिधि को आप सदन में जाने से रोक देंगे? ये तो बिल्कुल तानाशाही रवैया आप लोग अपना रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया है, खुद विधानसभा स्पीकर ने कानूनी किया। प्रक्रिया ये है, कानूनी प्रक्रिया ये कहती है कि आप सदन के अंदर अगर आपने निष्कासित किया हुआ है तो सदन के अंदर नहीं जा सकते। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सदन परिसर में नहीं जा सकते। ये कहाँ लिखा है कि एलजी के अभिभाषण के दौरान विधायक जो है वो हल्ला गुल्ला करें? वो भी तो एक कानूनी प्रक्रिया है सर, संवैधानिक पद है, उसका तो सम्मान होना चाहिए ना। आप अंबेडकर की बात कर रहे हैं, आप ढोल बजा रहे हैं कि भाई हम संविधान की रक्षा करने वाले हैं, तो आप तो खुद पहले दिन पहले घंटे फेल हुए सर। आप क्यों उसमें पास नहीं नजर आ रहे? अम्बेडकर का भी होना चाहिए, सम्मान भगत सिंह का भी होना चाहिए, जिनकी तस्वीरें वहां से हटा दी गई। और हम विपक्ष में हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, हम बिल्कुल इस पे आवाज उठाएंगे और मुखर के आवाज उठाएंगे। और मैं ये सीना ठोक के करूं कि हम और ज्यादा हल्ला करेंगे जब तक तो मतलब वो फोटो उस जगह पे नहीं पहुंच आप जाएगा, राष्ट्रपति तब का तक सम्मान भारतीय नहीं जनता करते पार्टी सर? का विरोध होता रहेगा। आप राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते? ये अपमान नहीं कर सकते। आप राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते? भरी सदन में उनका अपमान किया था जी। फिर ठीक है, इसमें कोई चेंबर से उनका फोटो हटा दिया। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन आप राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। आप प्रधानमंत्री पद का सम्मान नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, पर फोटो क्यों हटाया गया? सवाल ये है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करती है या नहीं करती है? अगर करती है भारतीय जनता पार्टी तो उस फोटो को उस जगह पे स्थापित किया जाए। ठीक है, सारा हल्ला खत्म है। ठीक है। नवरत्न जी जवाब दीजिएगा कि आखिर बीजेपी तानाशाही कर रही है, विधायकों को बाहर निकाला गया और अगर बाहर निकाला गया तो उन्हें परिसर तक आने नहीं दिया जा रहा है, ये तानाशाही चल रही है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। और संविधान को आप नहीं मान रहे हैं क्योंकि आपने BR अम्बेडकर का फोटो हटवा दिया, भगत सिंह का फोटो हटवा दिया। ये तमाम मुद्दे इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास हैं। आपने देखा कि आशुतोष जी कुछ अपना एक बचकानी हरकतें कर रहे हैं और एक बचकानी बातें कर रहे हैं। आप देखिए कितना हास्यपदक लगता है कभी कभी इस तरीके की एक सुलझा हुआ व्यक्ति आपके सामने, एक नेशनल टीवी के सामने अगर एक इस तरीके की बचकानी हरकतें करे, काफी ज्यादा इस पर एक हास्यपदक लगता है। आप बताइए, इन्होंने बात करी भीमराव अम्बेडकर की, ये बात करते हैं भगत सिंह की। अब ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात नहीं करते। वहां पर इनको लगता है कि इनकी नेतागिरी कैसे चलेगी। जब तक इनकी सरकार थी इन्होंने केजरीवाल को भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जगह पर रखा, है ना। आप देखिए जेल के अंदर उसने अपनी फोटो को लगा करके इनकी जो केजरीवाल की जो श्रीमती जी हैं उन्होंने अपने पीछे उनकी फोटो सबने आपने आप सब लोगों ने उस चीज को बहुत अच्छे से दिखाया होगा। रही बात जब एलजी साहब का अधिवेशन हो रहा है विधानसभा के अंदर में, और ये बोलिए सर जी, बोलिए आप। जब एलजी साहब का भाषण हो रहा है विधानसभा के अंदर, तब ये लोग शोर मचा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे। उनकी अपनी ये जो आतिशी है, अपनी घटिया स्तर की राजनीति कर रही है। तरफ खड़ा होता है तो तीर इधर की तरफ भी आएगा ना। आपने क्यों फोटोज हटवाए थे? रख देते वो भी सर, वो भी रख देते ना। फोटो हटाने की बात हम ये नहीं कह रहे कि आपने क्यों राष्ट्रपति का फोटो लगाया, आप रख देते, पूरा एक फ्रेम बनाकर रखते, उसमें क्या है? जी आज ये दिल्ली एक अकेला प्रदेश है क्या? आप जाइए राजस्थान जाइए, आप जाइए मध्य प्रदेश जाइए, आप हरियाणा जाइए, आप किसी भी विधानसभा के अंदर जाइए, आप पार्लियामेंट में जाइए, आप किसी भी संवैधानिक जो गवर्नमेंट के, नेशनल गवर्नमेंट के जो संवैधानिक कोर्ट्स हैं, आप उन पे जाइए, वहां जाकर के देखिए। कोई मोदी जी का व्यक्तिगत फोटो लगता है क्या? आप ये लोग, इनको कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा, इनको राजनीति सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इनको शोर मचाना है। इनको अपनी जो अभी आज कैग की रिपोर्ट पेश होगी उसके ऊपर इनको शोर मचाना है, इनको दबाना है। इनको ये नहीं पता कि मोदी जी की डबल इंजन की सरकार किसी के दबाव में आकर के काम नहीं करती, ये स्वतंत्र प्रणाली से काम करती है और किसी के दबाव में आकर के इन्होंने आज तक काम नहीं किया। इन लोगों ने अभी तक जो आप एक बात बताइए शीतल जी, 2 घंटे के अंदर 500 टेस्ट छुपाने के लिए लोग शोर मचा रहे हैं। ये लोग अगर इनको इतनी ही बाबा साहब से इनको इतनी संवेदना होती, इनको भगत सिंह जी से इतना प्यार होता, तो इन्होंने जो गरीब जनता के साथ छल किया है, कपट किया है, उनके साथ बेईमानी की है, उनके मेहनत और खून पसीने की कमाई को इन्होंने जो अपनी अय्याशियों में उड़ाया है। लेकिन नवरत्न जी हमेशा बाबा राव पूरा देश जानता है। ठीक है, एक मिनट नहीं, लेकिन नवरत्न जी हमेशा आप पर आरोप क्यों लगता है कि आप BR अम्बेडकर का सम्मान नहीं करते, आप संविधान का सम्मान नहीं करते? उनके अकाउंट में डालेंगे। आशुतोष जी
एक मिनट रुके आप। शीतल जी, मैं नौरत्न यही जी। चीज जानना चाहता हूं, विपक्ष इन्हीं चीजों पर उठाता है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी के सामने ये लोग बोने कद के महसूस होते हैं, तो इनको लगता है कि ऐसा हमें कोई मुद्दा उठाना चाहिए जिससे हम लोगों को टीआरपी बरकरार मिलती रहे। आप एक बात बताइए, मोदी टीआरपी आपके पाने लिए के लिए भगवान सारी है, चीजें मोदी कर के रहे हैं। सामने रही कौन है बात क्या? आतिशी की, चाहे इनके और भी विधायकों की, इन्होंने वही हरकतें करी हैं जो हरकतें जिन हरकतों की वजह से दिल्ली की जनता ने इनको नकार के फेंक दिया है। ठीक है, अब इस पर भी आते हैं नौरत्न जी, चूंकि 22 विधायक आम आदमी पार्टी के पास भी हैं, लेकिन उसमें 21 विधायक विधानसभा से बाहर हैं। अब विपक्ष के बिना आप कैसे विधानसभा के अंदर की प्रक्रियाओं को अंजाम देंगे सर? आज तो उपाध्यक्ष भी चुनने हैं और चुने गए होंगे शायद, लेकिन बिना विपक्ष के कैसे आप कर पाएंगे? आपके पास एक विधायक इनको मना विपक्षी कब किया जी। शीतल जी, मना कब किया इनको आने के लिए? आप एक बात बताइए, एक संविधान की प्रतिक्रिया होती है, एक संविधान की प्रारूप होता है, एक स्वरूप होता है, आप उस स्वरूप के अंतर्गत चलेंगे। आप एलजी के भाषण के अंदर जो एज पर द लॉ के अंदर उनको हटाया गया, आप एलजी साहब अगर कोई भाषण दे रहे हैं या राष्ट्रपति पार्लियामेंट के अंदर कोई भाषण दे रहे हैं, और उस समय विपक्ष उसके अंदर कितना भी बड़ा विपक्ष क्यों ना हो, उसके अंदर एक अराजकता वाली माहौल पैदा करेगा, तो निश्चित उसको संविधान के तहत ही हटाया जाएगा। ये कह रहे हैं कि देश के इतिहास में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसे देखने को मिला है। खुद संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये तो बीजेपी की तानाशाही है, ये तो सीधे तानाशाही कर रहे हैं। शीतल जी, तानाशाही की मैं आपको संजय सिंह से मैं एक जवाब आपके माध्यम से, संजय सिंह जैसे एक सांसद से, मैं इनके आम आदमी पार्टी के सुलझे हुए नेता है, मैं उनसे एक ये सवाल जानना चाहता हूं कि क्या आप एक बात बताइए, देश के इतिहास में पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि एलजी साहब का भाषण चल रहा हो, अधिभाषण चल रहा हो और पूरा विपक्ष शोर मचा रहा हो, पूरा विपक्ष बायकॉट करके जाने की धमकियां दे रहा हो और बायकॉट करके गया हो? ऐसा आज तक के इतिहास में पहले भी कभी नहीं हुआ। आपको फिर ज्ञान नहीं है। ठीक है आशुतोष जी, मेरा एक सवाल है आपके साथ। आशुतोष जी, जब एलजी का अभिभाषण चल रहा था तो आपके पास विपक्ष में बैठने का अनुभव नहीं है, किसी भी राज्य में आप विपक्ष में नहीं बैठे हैं, पहली बार बैठे हैं। रुक जाते, थोड़ा सा देख लेते कैसे, एक मिनट नौरत्न जी, एक मिनट थोड़ा सा समय लेते सर, देख लेते क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, अगर आपको तस्वीरें का इतना मलाल था तो आप चर्चा कर लेते सर, आपने हंगामा क्यों बरपाया वहां? और देखिए, एक अमानतुल्लाह आपके जो विधायक हैं वो अंदर हैं, क्योंकि वो उस दिन मौजूद नहीं थे तब और हमने आवाज उठाई। हमें भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हमें कब आवाज उठानी है, कब आवाज नहीं उठानी है। हमें लगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है, तो हमने आवाज उठाई। तो आप भी तो वही कर रहे हैं सर, आप भी तो भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं ना। एलजी का अभिभाषण हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, हमारे लिए महत्वपूर्ण उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शीतल जी, इतनी इनको एरोगेंसी है कि एलजी का भाषण इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए आशुतोष जी, मेरी बात एक सुनिए, एक मैं साफ कर दूं आपको बात। देखिए, आपकी पॉलिटिकल विचारधारा क्या है, आपका पॉलिटिकल निशाना किस पर है, आपका क्या है, वो आपकी अपनी जगह। अगर आप अब नेशनल टेलीविजन पर हैं तो आप कृपया करके संवैधानिक पद का सम्मान रखें। ये संविधान की एक प्रक्रिया है सर, एक हिस्सा है। आप खुद कह रहे हैं कि हम बी आर अम्बेडकर का सम्मान करते हैं और इधर से कह रहे हैं एलजी का अभिभाषण इतना महत्वपूर्ण नहीं था। ये तो सर अपमान कर रहे हैं। क्या वो संवैधानिक पद नहीं है? एलजी के गरिमाए पद का अपमान कर रहे हैं। आपके ताल्लुक क्या रहे एलजी के साथ, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है सर। का अपमान जब होगा हम तब आवाज उठाएंगे, आम आदमी पार्टी आवाज उठाएगी, चाहे वो दिल्ली हो या इनको राजनीति करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। इनको बहाना मिल गया है। इनको रही बात भीमराव अंबेडकर की या शहीद भगत सिंह की, आप एक बात बताइए, आप मेरे साथ चलिए विधानसभा में, मैं आपको लेकर चलता हूँ। इनको शायद इनको शर्म आती होगी वहां जाने के लिए, क्योंकि इन्होंने इतनी हरकतें वहां से करके आए हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा उसी कक्ष के अंदर, जहां पर कक्ष है उसी कक्ष के अंदर इन दोनों की भी फोटो लगी हुई है और ये फोटो की राजनीति कर रहे हैं। इनके पास इन्होंने जो काम किए, इनको गिनाने की कोई काम नहीं है। आज इनके पास कोई अपने कामों के आधार पर उस चीज की चर्चा करते। ठीक है, लेकिन आशुतोष जी, जिस तरह से आप कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लेते। मेरा फिर से वही सवाल है, ताकि जिन मुद्दों के साथ आप विधानसभा के अंदर गए हैं, जिस उद्देश्य के साथ आप गए हैं, वो आपका पूरा होता। ऐसे तिल मिलाना, ठीक है, आप 10 से 12 साल सरकार में रहे, आपके पास विपक्ष का अनुभव नहीं था और इस वजह से आप तिल मिलाए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लेते तो क्या हो जाता सर, चर्चा कर लेते, चर्चा का समय दे दिया जाता। ये तो सरकार खुद कह रही है कि आपके पास विपक्ष का अनुभव नहीं था। भगवान न करे हमारे पास हमें कभी ये अनुभव प्राप्त हो, हमेशा हम सरकार में रहें, दिल्ली की जनता के लिए हम काम करते रहें। ओके, पर आप इनसे पूछिए, देखिए आप इनसे पूछिए, शीतल जी, शर्म आनी चाहिए इनको कि आप बताइए शीतल जी, आप लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है सर। आशुतोष जी,
लोकतंत्र में विपक्ष का भी बहुत बड़ा रोल है, ये आपको समझना पड़ेगा सर। आप मेरी बात आप मुझे बताइए, आप इतने दिनों से टेलीविजन चैनल पे आपने कभी सुना है कि पूरे सदन परिसर से बाहर कर दिया गया, सदन परिसर में नहीं घुसने दिया गया? क्या ये तानाशाही नहीं है? ये तो खुद कह रही है कि भाई आपने भी ऐसे किया था बीजेपी के विधायकों के साथ। आप उनसे जब आप सरकार में क्या आए ये थे। तानाशाही नहीं है? क्यों रोका गया है? ये खुद कह रहे हैं सर। क्यों रोका गया है? किस टाइम का आप लोगों ने आपके रोका पास है? वो भी वीडियो होंगे, उन नहीं 21 होंगे तो मैं विधायकों आपको को कैसे वीडियो दिखाता उन्होंने हूं। रोक रखा है? शीतल जी, इन लोगों सदन को परिसर शर्म में आनी घुसते चाहिए थे। कि एक ये इतना अहंकार चुनिंदा के लोग विधायक लाते जो कहां से दिल्ली हैं? की जनता ने उसको इनसे सर्वाधिक पूछिए। वोटों से चुना हो, जिस समय हमारे इनसे बहुत कम पूछिए विधायक कि आते विपक्ष की हुए नेता थे। आतिशी जी को हमने उस अंदर क्यों समय नहीं जाने दिया भी गया? संविधान का, हमने उस समय भी विधानसभा का सम्मान किया, लेकिन Actually उन्होंने ये तो लोग हमारे संविधान विधायकों को को मानते कंधे ही पर नहीं उठाया है। और ये लोग भीमराव भाषणों के अम्बेडकर, साथ डॉक्टर कंधे पर भीमराव अम्बेडकर को मानते ही नहीं है। उनके आप विचारधारा को बोलते नहीं मानते हैं। इनको ये लोग तो अपने संविधान नहीं बदलने की आते बात करते और हैं। इनके पास ठीक है, काम गिनाने ठीक है, के लिए ठीक है, कोई काम नहीं है, मेरे इसलिए पास हमेशा घूम करके एक ही बात सर पर आते हैं। समय की कमी है, थोड़ा समय आगे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप दोनों से अनुरोध है और सभी से अनुरोध है कि जो हमारी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, जो संविधान है, उस पथ पर चलें, ताकि जिस उद्देश्य के साथ हम आगे जाते हैं, लोगों को या लोगों के कार्यों को पूरा करना, वो हो सके। ये सबसे बड़ी बात है। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों का प्रतिनिधित्व है, उनका रिप्रेजेंटेशन भी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नवरत्न जी और आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया। फिलहाल इस वक्त आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर एक और आ रही है, और चूंकि दिल्ली में लगातार विरोध जारी है विपक्ष की तरफ से, लेकिन महाकुंभ की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर 2025 का औपचारिक समापन हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां गंगा की आरती भी की है। आज कई दिनों के बाद महाकुंभ संपन्न हुआ। सफाई और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। महाकुंभ पर विपक्ष ने कई सारे सवाल उठाए हैं। देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जहां पर 66 करोड़ लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं और डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर चंद कुछ विपक्षी पार्टियां इसका भी विरोध कर रही हैं। चंद सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक मुफाद के लिए जो सनातन धर्म है उस पर सीधा निशाना साधा जा रहा है। ये सिर्फ जिसे हम एक तरफा कह सकते हैं, जिसे हम तुष्टीकरण कह सकते हैं। इतना बड़ा आयोजन देश के अंदर हुआ, जो इतना बड़ा आयोजन पिछले कुछ समय से चल रहा था, जिसका खुद यूपी सरकार की निगरानी बनी हुई थी, और 66 करोड़ के आसपास लोग वहां पर पहुंचे जिन्होंने स्नान किया, डुबकी लगाई, और इसी पर आज औपचारिक तरीके से समापन हुआ है। खुद योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, उन्होंने इसका समापन किया, आरती की, उसके बाद उन लोगों से भी संबोधन किया जिन लोगों ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। इसमें चाहे सफाई कर्मचारी हों, इसमें चाहे बाकी अन्य लोग हों, या फिर जो आसपास समाज सेवा करने वाले लोग हों, उनको भी आज धन्यवाद दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ी, वो अभिभूत करता है। महाकुंभ के पूर्ण होने पर जो विचार मन में आए, उन्हें मैंने कलमबद्ध करने का प्रयास किया। वाकई में बहुत बड़ा आयोजन। आप खुद अंदाजा लगाइए, जिस देश की आबादी 120 या 130 करोड़ के आसपास, 140 करोड़ के आसपास हो, तो वहां पर अगर 66 करोड़ लोग आते हैं तो कितना बड़ा आयोजन होगा। अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो, उन्होंने क्या कहा है, श्रद्धालुओं की जान जाना क्या बड़ी घटना नहीं है? मृतकों की सच्ची लिस्ट का क्या हुआ है? मौनी अमावस्या के दिन एक बड़ी घटना प्रयागराज में हुई थी, महाकुंभ के दौरान में हुई थी, भगदड़ हुई थी, उसमें कुछ लोगों की मौतें हुई थी, और उसके बाद विपक्ष रट के रखा है कि भाई वहां पर लोगों की ज्यादा मौतें हुई हैं, मौतों को छुपाया गया है, लिस्ट को छुपाया गया है, ये सरकार ने छुपा कर रखा है। श्रीराज नायर अब इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीएचपी से, जरा उन्हीं से इस पूरे महाकुंभ की जो अनुभूति है वो क्या है, इसका पूरे विश्व में क्या संदेश जाता है, किस तरह से इस महाकुंभ को देखा जाना चाहिए, और ये सनातन धर्म की संस्कृति, जो इसकी धरोहर, इसकी जो विरासत है, उसको आगे कहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा। इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रीराज नायर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया है। श्रीराज जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, आज ऑफिशियली जो
कुंभ था उसका समापन हो चुका है। खुद योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, उन्होंने संबोधन किया, आपने भी देखा होगा। लेकिन मैं जरा ये समझना चाहूंगा, पिछले 45 दिन का ये बहुत बड़ा आयोजन, वाकई में 65 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे जिन्होंने स्नान किया, देश विदेश से लोगों ने वहां पर पहुंचकर डुबकी लगाई, और बड़े बड़े चाहे नेता हों, चाहे वो सेलिब्रिटीज हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, हर कोई एक सम्मान आकर इसमें महाकुंभ में पहुंचा और अपनी शिरकत वहां पर की, आस्था की डुबकी लगाई। सर कैसे देखते हैं और इसकी अनुभूति को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं? देखिए, अनादिकाल से हिंदू धर्म और कुंभ मेला जी, ये दोनों चलते आ रहे हैं। इस विश्व पर अगर आप देखें, अब्राहमिक कल्ट, चाहे वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के आने के बाद कई सभ्यताओं को इन दोनों अब्राहमिक कल्टों ने नस्तो नाबूद करके आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम यानी पुरातत्व विभाग म्यूजियम में पहुंचा दिया। लेकिन हिंदू धर्म ऐसा धर्म है, इनको हो सकता है क्षति पहुंचाई थोड़ी बहुत, धर्मांतरण बड़ी संख्या में हुआ, पर आज भी पृथ्वी पर चलने वाला हर 7वां व्यक्ति हिंदू है। मैं स्वयं कुंभ में 5 दिन वहां पर था। विश्व हिंदू परिषद की 5 दिन की हमारी बैठक थी और एक बहुत बड़ा आयोजन विश्व हिंदू परिषद ने किया था, जहां हजारों की संख्या में निःशुल्क रहने खाने पीने की व्यवस्था और भंडारे विश्व हिंदू परिषद ने वहां लगाए थे। और मैंने स्वयं वहां पूरा घूम कर 5 दिन में वो मेले की व्यवस्था देखी। अद्भुत व्यवस्था थी। लोग, हमारे विश्व हिंदू परिषद की बैठक में करीब 35 देशों से हमारे प्रतिनिधि आए थे। सभी लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, जहां जहां हमारी इकाइयां हैं, सभी जगह से हमारे प्रतिनिधि आए थे। और हमने वैसे भी देखा कि देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग आए और सभी ने एक बहुत अच्छा अनुभव महसूस किया। बिल्कुल, और व्यवस्था भी देखे तो देखिए पूरे बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था रही। श्रीराज जी, क्या ये महाकुंभ पूरे विश्व पटल पर हमारी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट करता है? इसका क्या संदेश माना जा सकता है पूरे विश्व के अंदर? जी, देखिए, विश्व में ऐसे कई आयोजन होते हैं, पर इस प्रकार से बिल्कुल आज देखा जाए तो पिछले हम एक ऑर्गेनाइज वे में एक सभ्य समाज हुए मेरे ख्याल से 150-200 साल भारत के बाहर भी, जहां म्यूनिसिपैलिटीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, पर ये तो अनादिकाल से लोग, मैं स्वयं केरल का रहने वाला हूँ, हमारी नानी बताया करती थी कि उनके तो एक जनरेशन पहले लोग पैदल चल के आया करते थे केरल से, तमिलनाडु से। तो ये आयोजन था बिना, और अब तो सरकारी आयोजन बहुत अच्छा प्रभाव डाल रही है। लेकिन इससे पहले भी जब इस प्रकार के, जब अंग्रेज थे और मुगल थे, तब भी कुंभ मेला बहुत बड़े भव्य तरीके से आयोजन किया जाता था। ब्रिटिश तो वहां पर बाल काटने वाले लोगों से टैक्स वसूलते थे और वहां कुंभ मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं से भी वसूलते थे। फिर भी लोगों की श्रद्धा में कभी कमी नहीं आई। ये विश्व के लिए सीखने की बात है, एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। चाहे विश्व की कितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनके लिए ये बहुत बड़ी केस स्टडी है। इस तरह से विश्व भर से लोग आते हैं, एक 45 दिन के कुंभ में अपना स्नान करते हैं, श्रद्धा से आते हैं और अपने अपने, और इतनी बड़ी संख्या में अगर आप देखिए 60 करोड़ लोग आए, तीन समय का भोजन का आप सोचिए कितने करोड़ों लोग भोजन, बहुत एक चैलेंजिंग मोमेंट था। सारी व्यवस्थाएं अद्भुत है और सबको ये सोचने के लिए मजबूर करेगी कि ऐसी व्यवस्था कैसे करते हैं। बहुत बड़ा चैलेंजिंग था सरकार के लिए, उसे निभाया भी गया है। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल आता है मेरे मन में, और दुर्भाग्य की बात है शायद हमारे देश के लिए, जहां पर कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है उसको पॉलिटिसाइज किया जाता है, उस पर राजनीति की जाती है। चाहे किसी भी धर्म का कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ आयोजन हो, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्यों आखिर धार्मिक कार्यक्रमों को राजनीतिक कार्यक्रमों की तरह देखा जा रहा है, उन पर राजनीति की जाती है अपने राजनीतिक फायदे के लिए? देखिए, केवल शीतल जी, अगर आप देखें कि हिंदू धर्म के कार्यक्रमों को या हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को ही एक राजनीतिक स्वरूप दिया जाता है। बिल्कुल, हमेशा हमने देखा है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल इत्यादि जो तथाकथित सेक्युलर पार्टी है, वे हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति में हमेशा डूबी रही है और हमेशा हिंदू धर्म का इनका परिहास करना, हिंदू साधु संतों के ऊपर कांग्रेस के कार्यकाल में गोलियां चलवाना, हिंदू टेरर, भगवा आतंकवाद का टर्म कॉइन करना, हिंदू साधु संतों को पॉकेट मारो की तरह जेलों में घसीट के डालना, ये सारा जो एंटी हिंदू डीएनए सदैव हमने देखा है कांग्रेस पार्टी और तथाकथित सेक्युलर पार्टी में रहा है। यही हमने देखा है मुलायम सिंह के कालखंड में किस प्रकार से
हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए। तो एक तरफा सिलेक्टिवली हिंदुओं के ऊपर सदैव टारगेट किया गया है। मुस्लिम और क्रिश्चियनों को एक करना और हिंदुओं को जातियों में बांटना, ये सदैव इनकी परंपरा रही है। और लेकिन अब हिंदू जागृत हो चुका है। अब ये सारे षड्यंत्र जो इनके विफल हो चुके हैं, ये अब चलने वाला भी नहीं है, क्योंकि अब इनको सबको हिंदुत्व की ओर आएंगे तो इनका पक्ष, इनकी पार्टी बची रहेगी। अन्यथा भारत आने वाले समय में भारत के लोकतंत्र के लिए भी बिल्कुल। अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में एक सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए, पर ये विपक्ष मुक्त होने की कगार में जा रहा है, ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल। एक और सवाल है श्रीराज जी, जैसे जिस प्रकार से दुनिया अभी आधुनिकरण की तरफ तब्दील हो रही है, सब चीज़ें आधुनिक हो रही हैं, तकनीक बढ़ रही है, हम मोबाइल फ़ोन के ज़माने में हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में हैं, हम कंप्यूटर के ज़माने में हैं, हम साइंस के ज़माने में हैं, टेक्नोलॉजीज़ हर दिन बढ़ रही हैं और इंसान जो है वो पूरी तरह से उसमें ढल चुका है, जिसका प्रमाण हमने कई बार देखा हुआ है। न सिर्फ देश, दुनिया में कई ऐसे देश हैं आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये महाकुंभ क्या ये संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाता है कि आप जितना भी तकनीकी रूप से सशक्त होते हैं, जितना भी टेक्निकली आप मजबूत होते हैं, लेकिन जो अपना धर्म है, जो अपनी धरोहर है, उसको हम नहीं भूल सकते। वो हमारे साथ है और हमेशा रहेगी। तो क्या ये एक बहुत बड़ा संदेश है खासतौर पर युवाओं के लिए भी? बिल्कुल शीतल जी, आपने देखा होगा कई रील्स वायरल हुई हैं, IIT, IIM और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, भारत और बाहर के पढ़े हुए लोग वहां पर आए। धर्म और हिंदू धर्म हमेशा एक ऐसा धर्म रहा है, हम ये कैसे धर्म है, बाकी से तो रिलीजन है। रिलीजन तो कोई पर्यायवाची समानार्थी शब्द नहीं है, धर्म धर्म है। हमारा एक ऐसा धर्म है जो हमेशा सदैव रिफॉर्म्स के लिए भी तैयार रहा है। समय समय पर हमने अपने आप को रिफॉर्म किया। हम एक मोस्ट मॉडर्न धर्म है। और बाकी सब जो अब्राहमिक कल्ट, वो सब एक किताब, एक भगवान, एक, और वहां पर कोई गुंजाइश भी नहीं। हम सदैव रिफॉर्म्स के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हम अपने आप को वैज्ञानिक भी कहते हैं, लॉजिकल कहते हैं। हर तरीके से हमारा धर्म सदैव अनादिकाल से आज तक इतने सर्वाइव भी हुआ, ना हमने धर्मांतरण किया, ना हमने लोगों के ऊपर आक्रमण किए। केवल और केवल इसके सब्सटेंस के आधार पर, इसके कंटेंट्स के आधार पर हम सर्वाइव हुए आज। इसीलिए हम वेस्ट में भी देखें, यूरोपियन देशों में, मैंने तो विदेशों में बहुत प्रवास किया है। आज कई चर्च बंद होकर मंदिर बन रहे हैं। कई श्री श्री रविशंकर जी, चिन्मय मिशन, इस्कॉन, ये सब टेक ओवर कर रहे हैं। कारण क्या है? पूर्ण रूप से मटेरियलिस्टिक, जो भौतिकवाद के ऊपर उठ करके स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की बात हिंदू धर्म करता है। इसके लिए हिंदू धर्म सदैव टिका हुआ है। आज जितना भी साइंस डेवलप हो, टेक्नोलॉजी डेवलप हो, धर्म बढ़ेगा। और जो तथाकथित जो गोरे, जिन्होंने केवल भौतिकवाद किया है, मटेरियलिस्टिक किया है, मार्केटवाद किया है, वह सब भी धीरे धीरे हिंदू धर्म की ओर आएंगे। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीराज नायर जी, हमारे साथ जुड़े। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आज जिस तरह से महाकुंभ संपन्न हुआ, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नायर जी बने हुए थे। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना संबोधन दे रहे हैं। तो वो स्वयं अकेले तैयारी नहीं करते हैं, उनका परिवार भी, उनके अभिभावकगण भी साथ साथ ही तैयारी कर रहे होते हैं। वो भी मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं भी आप जैसे एक सामान्य परिवार से आता हूं और मैंने ये सब जीवन में देखा है, इसलिए अच्छी तरह से इस बात को समझता हूं किस प्रकार अभिभावक अपने बच्चों को सफल बनाने में, बेटा बेटी को सफल बनाने में किस प्रकार से अपना सर्वस्व लगाते हैं, अपना सब कुछ समर्पण करते हैं, समय भी लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। और उनके पास जितने संसाधन होते हैं, जो पूंजी होती है, वो पूंजी लेकर सभी व्यवस्थाएं अपने बच्चों के लिए करते हैं। भाइयों बहनों, पहले भी परीक्षाएं होती थी। हमारे भाई बहन, बेटे बेटियां दिन रात मेहनत करके भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते थे, लेकिन उनका किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हो पाता था। परीक्षा का परिणाम आता था तो सिलेक्शन उनका हो जाता था जो नकल माफियाओं के साथ सांठगांठ करते थे। नकल माफिया जिनसे
पेपर लीक करवाने के एवज में बड़ी रकम वसूलते थे, इसलिए उनका नाम नहीं आता था भाइयों बहनों। और पेपर लीक की वजह से युवाओं का, हमारे नौजवानों का, भाई बहनों का भविष्य अंधेरे में जा रहा था और उनके माता पिता के जो सपने थे वो सपने चकनाचूर हो रहे थे। उनका आत्मविश्वास लगातार कम हो रहा था, आत्मबल कम हो रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के साथ न्याय नहीं हो रहा है। और इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए हमने न केवल नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया, बल्कि देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाकर इस पेपर लीक की समस्या को जड़ से समाप्त करने का काम किया। और नकल विरोधी कानून के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया कि आप परीक्षा में सिर्फ प्रतिभा चलेगी, योग्यता चलेगी, क्षमता चलेगी, सिफारिश नहीं, और योग्यता जीतेगी, जुगाड़ या भ्रष्टाचार नहीं जीतेगा। और इस कानून में सजा और जुर्माने के जो प्रावधान है वो हमने अत्यंत कठोर रखे गए हैं, जिसका असर आज चारों तरफ साफ दिखाई दे रहा है। इस कानून के लागू होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये संबोधन आप देख रहे थे। फिलहाल न्यूज़ 8 में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।